दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में हमें ज़रूरी है कि हम अपनी फसलों की उचित देखभाल करें। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में हम ऐसे ही विशेष विषयों पर चर्चा करेंगे और आपको देंगे ढेर सारी जानकारियाँ। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत किसान यानी कि कृषि समाचार से करते हैं। तो चलिए आज के इस अंक की शुरुआत भी हम आपको कृषि समाचार दिखा करके करते हैं। तो किसान भाइयों, आप देखिए कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के मछली पालक अनुदान पर बना सकते हैं रियरिंग तालाब। गर्मा मिर्च में थ्रिप्स और सफेद मकड़ी कीट के रोकथाम के लिए करें रीजेंट दवा का उपयोग। परवल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण रेखा। अब समाचार विस्तार से। जिला मत्स्य विभाग गुमला की ओर से मछली पालकों के निजी जमीन पर नए रियरिंग तालाब बनाने की योजना है। इस योजना के तहत लाभुक के पास दोन एक या दोन दो जमीन होनी चाहिए। प्रति एकड़ रियरिंग तालाब की योजना लागत 3 लाख रुपए है। इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को 90% और सामान्य कोटि के लाभुक को 80% अनुदान दिया जाएगा। तालाब निर्माण के लिए कम से कम 0.7 एकड़ निजी जमीन होना जरूरी है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय गुमला में 10 मई 2016 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। फल बाग लगाने में पौधारोपण के लिए यदि गड्ढे का आकार छोटा हो तो पौधे का समुचित विकास नहीं हो पाता, इसलिए गड्ढे का अनुशंसित आकार रखें। आम, लीची जैसे बड़े वृक्षों के पौधारोपण के लिए लंबाई, चौड़ाई और गहराई का आकार 1-1 मीटर रखें। फल बाग लगाना चाहते हैं तो उनको गड्ढे के आकार के बारे में जानकारी थोड़ी कम होती है, जिससे वो एक छोटा गड्ढा बना देते हैं और उसके फल वृक्ष आगे अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को इस बारे में बताना चाहूँगा कि जो गड्ढे का आकार है, जो बड़े फल वृक्ष हैं, आम, लीची, कटहल, इमली, इसमें जो है गड्ढे का आकार वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो पौधा की जड़ है वो अच्छी तरह से विकसित कर पाए और उससे जो आप उसमें गड्ढे में जो आप न्यूट्रिएंट डालेंगे उसको अवशोषित कर पाए। गर्मा मिर्च में थ्रिप्स के प्रकोप से पत्तियां ऊपर की ओर तथा सफेद मकड़ी के आक्रमण से पत्तियां नीचे की ओर मुड़ने लगती हैं, जिससे फूल और फल झड़ने लगते हैं। किसान भाई इस समस्या के निदान के लिए रीजेंट, एकतारा, ओबेरॉन या ओमाइट दवा से बने घोल का छिड़काव करें। मिर्चा की खेती कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 कीट की समस्या होती है। आप उसको अगर पहले से देखते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा जो फूल और उसके बाद में छोटा छोटा फल झड़ता है। उसमें मुख्य रूप से अगर देखेंगे, अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं तो उसमें थ्रिप्स का आक्रमण है, और नीचे की तरफ मुड़ रही है तो उसमें सफ़ेद जो मकड़ी है उसका प्रकोप हो रहा है, जो उसमें रस चूसते हैं। इसके रस चूसने की वजह से आपका फल पौधा कमज़ोर होता है और उससे फूल और फल झड़ता है। इस अवस्था में आप अगर रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करना है तो रीजेंट 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करें, और दूसरा छिड़काव एक तारा 1 ग्राम पाउडर को 5 लीटर पानी में मिलाकर करें। इसके साथ में ही जैसे ही आपने आज रीजेंट का किया है, उसके अगर पत्तियां नीचे की तरफ सिकुड़ रही हैं तो उसके 2 से 3 दिन बाद में आप ओबेरॉन कीटनाशक जो 1 ml को 2 लीटर में, या प्रोपरजाइट जो ओमाइट के नाम से मिलता है, उसको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करें। राज्य के जो किसान परवल की खेती करना चाहते हैं, इस फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेदों का चयन करें। उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। हमारे झारखंड के प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि स्वर्ण रेखा और स्वर्णलौकिक दोनों बहुत ही उन्नतशील किस्में पाई गई हैं। इसके अलावा हम लोग एक तीसरी किस्म स्वर्ण सुरुचि का भी विकास हम लोगों ने किसान भाइयों के लिए किया है। स्वर्णलौकिक में धारियाँ होती हैं और स्वर्ण अलौकिक में धारियाँ नहीं होती हैं, स्वर्ण रेखा में धारियाँ होती हैं, और स्वर्णलौकिक किस्म को मिठाई बनाने के काम में भी किसान भाई ला सकते हैं।
किसान भाई, आप अपने खेत में बीज और खाद का छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर चालित बीज एवं खाद छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 25 से 30 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है और इसके बॉक्स में एक बार में 2.5 से 3 क्विंटल बीज या खाद डालकर छिड़काव किया जा सकता है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में अगेती और पिछेती ब्लाइट रोग लगे तो कैसे बचाव करें। किसान भाई, टमाटर फसल को अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग से बचने के लिए मैंकाजोब या कैप्टन नामक दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा 700 लीटर पानी में मिलाएं और प्रति हेक्टेयर की दर से बने इस घोल का फसल पर छिड़काव करें। जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2120 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 1960 रुपए से 2200 रुपए, चना 6310 रुपए से 7300 रुपए, दाल अरहर 12700 रुपए से 14500 रुपए, दाल मसूर 9180 रुपए से 9900 रुपए, सरसों तेल 9590 रुपए से 11000 रुपए, चीनी 3880 रुपए से 4200 रुपए, आलू 1240 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1280 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। कृषि समाचार के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि हम आपको देंगे आज ढेर सारी यानी कि महत्वपूर्ण जानकारियां। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। इससे तो मनुष्य तो परेशान है, तो आप समझ सकते होंगे या अंदाज़ा भी लगा सकते होंगे कि हमारी फसलों की कितनी बुरी हालत होती होगी। तो किसान भाइयों, हमें ज़रूरी है कि हम अपने फसलों की उचित देखभाल भी करें और साथ साथ ज़रूरी है कि हम उसमें सिंचाई व्यवस्था भी बरकरार रखें। तो किसान भाइयों, चलिए इस फीचर के माध्यम से हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियाँ। भारत जैसे देश में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और कृषि का आधार है जल। नदी पोखरों के सूखने, भूजल स्तर की लगातार गिरावट एवं सिंचाई के पारंपरिक तरीके के अपनाने की वजह से गर्मी के मौसम में कृषि कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन सिंचाई के आधुनिक तकनीकों एवं जानकारी से कुशलता पूर्वक कृषि कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।
चूँकि गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए स्प्रिंकलर अथवा फव्वारा विधि एवं टपक विधि से सिंचाई करने पर कम पानी में भी फसल उगाए जा सकते हैं। निश्चित तौर पे अगर आप गर्मा की फसल की खेती करने जा रहे होते हैं तो इसमें जैसे सिंचाई की तो अन्य विधियां होती हैं, जैसे कि धरातल पे जो हम सिंचाई करते हैं उसको सरफेस इरिगेशन कहते हैं, या फिर हम थावला बना के जैसे फल के पौधों में करते हैं, या फिर जैसे हमारी आपकी लतेदार सब्जियां हैं तो उसको वो विधि से कर सकते हैं। और साधारणतः अगर हम उन्नत तकनीक की बात करें सिंचाई प्रबंधन में तो उसमें हमारी टपक विधि सिंचाई जो होती है वो सबसे सर्वोत्तम पाई जाती है। और ऐसे हम तो धरातल की सिंचाई हम करते हैं तो उसमें लगभग हमारा जो है करीब 62% पानी जो है वो नुकसान हो जाता है और मात्र 40% के आसपास ही पौधे को पानी प्राप्त हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर हम खेती करना चाह रहे हैं और हम कम पानी में अधिक उत्पादन लेना चाह रहे हैं तब तो हमारी टपक विधि सिंचाई जो होती है वही फायदेमंद होती है। जिन क्षेत्रों में किसान भाई टपक या स्प्रिंकलर सिंचाई की तकनीकों के बदले पटवन द्वारा फसल उगाते हैं, वहां खेत की तैयारी के वक्त खेतों को समतल करें, छोटी छोटी क्यारियां बनाएं और खेतों को इस तरह से व्यवस्थित करें ताकि पानी को फसल तक पहुंचाने में आसानी हो। जैसे किसान भाई अगर आपके पास ये विधियां नहीं होती हैं, निश्चित तौर पे अगर आप धरातल की सिंचाई करती हैं जो हम पटवन कहते हैं, तो उसमें किसानों को खास करके यह ख्याल रखना चाहिए, आप अगर कम पानी की जो उपयोगिता है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जब आप खेतों की तैयारी कर रहे होते हैं किसान भाइयों, तो उस समय आप यह करें कि छोटी छोटी क्यारियों को बनाएं। एक तो खेतों को पूरे समतल कर दें और उस पर छोटी छोटी क्यारियों का निर्माण करें और सतह के अनुसार देखें कि जो आपकी नालियाँ बने वो सतह के विपरीत ना हो ताकि पानी को जाने में दिक्कत ना हो पटवन के लिए। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बरकरार रखने के लिए खेत में कंपोस्ट का उपयोग करें। खेत में फसल लगाने से पहले 15 से 20 टन सड़ी हुए गोबर का खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने एवं वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से भूमि की जल धारण क्षमता बनी रहती है और अधिक अंतराल में सिंचाई के बाद भी फसल अच्छी रहती है। तो किसान भाइयों, आप खास करके गर्मा की इस फसल में जो आप करने जा रहे होते हैं तो खेतों में अधिक प्रचुर मात्रा में जो है आप कंपोस्ट जो होती है गोबर की सड़ी हुई खाद जो कि फार्म यार्ड मैन्योर भी कहते हैं, उसका कम से कम आप 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेतों में तैयार खेतों में मिलाएं। और साथ में खास करके जब आप सब्जियों के पौधों को लगाते हैं, बिचड़ा जो आपने उत्पादन किया है, तो उसको लगाने में आप विशेष ख्याल यह रखें कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो आप पौधों को लगाने से पहले उसकी जड़ों के जो उसे छिद्र हम बनाते हैं तो उसमें हम वर्मी कंपोस्ट भी डालें। तो किसान भाइयों, इससे क्या होता है जब आप खेतों में पटवन करते हैं, आपकी छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं तो उसमें पानी का प्रवेश जल्दी आ जाता है और जो आपकी मिट्टी में कंपोस्ट की मात्रा जो अधिक हो गई है तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। और जब आपने अगर एक हल्की सिंचाई किया तो उसमें यह होता है कि पौधों के पास उसके नम क्षेत्र में जो होती है वो जड़ों के पास जो है नम के क्षेत्र बनी रहती है, जिससे कि आपकी फलन फूलन और उत्पादन पर जो है वो बिल्कुल अच्छा असर पड़ता है, जिससे कि आपकी फलन फूलन और उत्पादन आपको अधिक प्राप्त होगा। गर्मी के मौसम में खेती करने के लिए ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं। इस समय में लत्तेदार सब्जियों की खेती कम पानी में भी अच्छी तरह की जा सकती है। तो इसमें निश्चित तौर पे वैसे पौधे जिनकी जड़ें नीचे तक जा रही हों, तो खासकर इसमें जैसे लत्तेदार सब्जियां जो हमारी होती हैं, जैसे कद्दू है, करेला है, नेनुआ है, टिंडा है, आपकी तरबूज है, खरबूज है, तो इन सबों की खेती आप करते हैं तो इनकी क्या होती है, जड़ें जो है वो नीचे तक जाती हैं। चूँकि गर्मी के मौसम में बड़े पैमाने पर जल का वाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए सिंचाई सुबह करना लाभप्रद होता है। दोपहर अथवा शाम को सिंचाई न करें। खास करके गर्मियों के मौसम में आप जरूर ख्याल रखें किसान भाई, जब आप अपने खेतों में सिंचाई कर रहे होते हैं तो उसको आप सुबह के समय करें, दोपहर या शाम के समय ना करें। इससे क्या होता है कि आपकी मिट्टी में गर्मी रहती है और इसका वाष्पीकरण से ज़्यादा नुकसान होता है। और सुबह को जो हम जब करते हैं सिंचाई तो ये हमारे ज़मीन के नीचे जड़ों तक जाती हैं और उसकी जो पेनिट्रेशन होती है वो नीचे तक चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि खास करके जो हम ये लत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नमी जो है कि उसके जो नीचे जड़ें जाती हैं उसकी नम क्षेत्र बनी रहती हैं। इसकी वजह से आपको इसकी जो उत्पादन है वो आपको अनुकूल मिलेगा। अन्यथा जो है अगर आप सुबह में सिंचाई नहीं करके दोपहर या शाम में करते हैं तो इसका उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जमीन की नमी बनाए रखने में मल्चिंग काफी उपयोगी होता है। खेत में मौजूद खरपतवार का उपयोग मल्चिंग के लिए किया जा सकता है, जो बाद में खाद में परिवर्तित हो जाता है।
ऐसे किसान जो सिंचाई की टपक विधि का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग द्वारा खेत की नमी को अधिक देर तक बनाए रख सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो होती है, जो हम सब मल्च की बात करते हैं, जो कि हमारी प्लास्टिक मल्च होती है। किसान भाई, जैसे हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं टपक विधि सिंचाई की, तो आप अगर टपक विधि सिंचाई अपना रहे होते हैं तो साथ में इस मल्चिंग को भी जरूर करें। मल्चिंग की प्रक्रिया में यह होती है कि उसकी जो आप जब खेत तैयार करते हैं और खेत तैयार करने के बाद जैसे कि आप ब्रॉड बेड बनाते हैं, तो उसके आप ऊपर मल्च को आप बिछा दें और उसमें फिर हम सब छिद्र बना करके पौधे से पौधे की दूरी के हिसाब से उसमें हम सब लगाते हैं। उसी में जैसे मैंने चर्चा किया कि उसमें लगाते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट भी अवश्य डालें। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी आप सिंचाई टपक विधि से कर रहे होते हैं, तो वो नमी का क्षेत्र जो होता है, चूँकि इसमें से वाष्पीकरण की मात्रा घट जाती है, तो उससे क्या होता है कि पौधों के जड़ों में नमी बरकरार रहती है, ताकि आपको पानी की देने की जो, हालांकि टपक में हम सब नित्यदिन पानी देते हैं, लेकिन जो पानी की उपयोगिता है वो पौधों को ज़्यादा प्राप्त होती है। और खास करके जब आपकी ये मल्चिंग, जब हम पुरानी विधि, जो पारंपरिक विधि हम सब करते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे जब आप खेतों में सिंचाई करते हैं और आपके ये खरपतवार हो या जैसे अन्य फसलों के अवशेष हों, जैसे कि आपकी अगर धान की भी अवशेष हो रही हैं या अन्य है, आपके पास मल्च उपलब्ध है, तो उसको आप जड़ों के पास जरूर बिछाएं, ताकि उसमें जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के बाद उसमें नमी की मात्रा बरकरार रहती है, ताकि जो आपको गर्मियों में एक सप्ताह में जो बराबर या 3 से 4 दिनों पर सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस अवधि को आप बढ़ा सकते हैं, जो 10 दिनों तक भी जा सकती है। तो इस मल्चिंग का खास करके गर्मा फसलों में आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है, जिसमें कि नमी हमारे पौधों को बनी रहती है। किसान भाई सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें, प्रत्येक बूंद पानी का इस्तेमाल करें, मल्चिंग करें और फसल उगाएं। इसके लिए आप सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं। मौसम के अनुरूप आप घबराएं नहीं किसान भाइयों, आप खेती के लिए आगे बढ़ें। जो विपरीत परिस्थिति है उसमें आप नमी का संचयन करें, आप अपनी खेती की तकनीक को बदलें, जो हमने मल्चिंग की बात कही इसको करें, ताकि नमी को बचाता हुआ आप पानी का सही सदुपयोग करते हुए, और जैसे मैंने कहा कि जैसे कि सिंचाई की प्रबंधन, तो सिंचाई की प्रबंधन में निश्चित तौर पर अगर आप पटवन कर रहे हैं तो आपके पास सरकार की कई स्कीमें हैं, तो उसमें आप टपक विधि सिंचाई पे जाएँ या फव्वारा विधि सिंचाई पर जाएँ, जिससे कि कम पानी में, और आपका इससे क्या होगा कि जो आप रबी की फसलें करते हैं, खरीफ में तो कुछ बरसात भी होती रहती है, तो आपको यह जो रबी की मौसमें होती हैं और गर्मा की मौसम होती है, तो टपक सिंचाई आप अपनाते हैं, इससे आप सालों भर जो है सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी? बहुत ही बगरा थी ना? तो किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, ऐसी ही ढेर सारी जानकारियां हैं जो हमें आपको देनी है, मगर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, तो हम जल्द हाजिर होते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, झारखंड के किसान ओल की खेती कर रहे हैं, मगर इसकी उत्पादन क्षमता आगे नहीं बढ़ रही है। इसका कारण है कि हम जो है पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि ओल की उत्पादन क्षमता और भी बढ़े, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आधुनिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। तो किसान भाइयों, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से ओल की खेती करते हैं तो इसकी पैदावार अधिक से अधिक बढ़ सकती है और इससे आपको ढेर सारी आमदनी भी होगी। तो वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे और इससे आपको क्या लाभ होगा, इस फीचर के माध्यम से जान लेते हैं। ओल की वैज्ञानिक खेती कर किसान भाई बेहतर उपज और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ओल की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। ध्यान रहे कि मिट्टी में कंकड़ पत्थर न हो। खास करके ओल की खेती बिहार में बहुतायत क्षेत्र में आज के डेट में शुरू हो गया। झारखंड में भी जो हमारे कृषक बंधु इच्छुक हैं और जो नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत से खेत में अपने ओल लगाना शुरू किया है। जो हमारा देश में ओल खास करके महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो, सब जगह, तो हमारी मिट्टी जो दोमट मिट्टी है, जहाँ भी ऐसी मिट्टी हो जहाँ पे कंकर पत्थर कम हो, अच्छी खेत हो, जिसमें कि हम लोग जैसे लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, आलू लगाते हैं,
मिट्टी बढ़िया होगी तो ओल की फसल उतना ही कंद उतना ही बच्चा होगा। ओल की खेती के लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और कंद अच्छी तरह से बैठता है। सबसे पहले किसान भाई हम लोग क्या करते हैं कि झारखंड में एक चीज देखने के लिए है कि हम लोग गहरी जुताई कम करते हैं। ओल की खेती में सबसे मुख्यतः यही ध्यान देना है कि खेतों की गहरी जुताई हो, बढ़िया जुताई हो। जितना बढ़िया खेत हमारा बनेगा, जितनी हल्की खेतें होगी उतना ही बढ़िया उसमें कंद बढ़ेगा। जुताई के बाद खेत की तैयारी में कुछ अन्य बातें जैसे पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी एवं गड्ढे के व्यास पर ध्यान दें। इसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और गड्ढे का व्यास 40 सेंटीमीटर रखें। और जुताई करने के उपरांत जब हम लोग जुताई कर लेंगे तो खेतों की तैयारी शुरू करें। खेत की तैयारी कहने का मतलब है कि खेत जोतने के बाद तैयारी करने का है कि जितना भी हम लोग कंद लगाते हैं उसके लिए गड्ढा करना होता है। गड्ढा क्या करना होता है, तो जैसा कि आपने बताया कि खेत की तैयारी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ओल की खेती में है खेत की तैयारी और बुआई, कैसे हम बुआएं। तो बोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, मतलब पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन अगर 60 सेंटीमीटर रखते हैं, 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, और एक गड्ढे का जो व्यास है ये 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, जब हम लोग गड्ढा बना लेंगे तो ये तैयारी हमारी रुपाई की पहले की है। रुपाई की पहले की तैयारी होनी चाहिए और ये अगर पूरे खेतों में कर लें अति सुंदर है कि हमारा जो ओल का पैदावार होगा बहुत बढ़िया होगा। विधान, कुसुम एवं श्री पद्मा जैसे ओल की कई प्रमुख किस्में हैं, लेकिन राज्य की जलवायु, कंद का आकार और गोलाई की दृष्टिकोण से यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त किस्म गजेंद्र है। इसका आकार बड़ा होता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। हम लोग झारखंड में कर लें या पहले से बिहार में भी हो रही थी, जब एक बिहार था, यहाँ पे देसी ओल का प्रचलन ज्यादा था। देसी में क्या होता है, कंद छोटे होते हैं और उसमें बाहर से बड्स वो जो उनके ट्यूबर्स अलग अलग निकले हुए होते हैं, जिसका कि मार्केट में बहुत ज्यादा वो उतना उनका उपज ज्यादा नहीं है, इसलिए किसान भाई को बहुत फायदा नहीं होता। अभी सबसे बढ़िया एक जो वैरायटी है, जो किस्म कह लीजिए गजेंद्र, हर जगह उपलब्ध है। हमारे केवीके से संपर्क करके भी उपलब्ध आप ले सकते हैं, या रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से आप ले सकते हैं, या हमारे NHM के द्वारा जो कई कार्यक्रम चलाए गए हैं किसानों के लिए, उसमें गजेंद्र ओल हम लोगों ने गांव-गांव तक पहुंचाया। बहुत से किसानों के पास भी अभी है। गजेंद्र ओल का क्या है कि उनका जो ट्यूबर्स होता है, जो साइज होता है बड़ा होता है और उसमें जो बगल में कंद वो नहीं निकले होते, इसलिए एक ही साइज का ओल होता है। और उनका क्या है कि उनमें जो मुंह में लगता है, पहले देसी ओल जो लगता था वो नहीं होता है, तो उनका बहुत तरह से उपयोग हम लोग कर सकते हैं। खेत में अगर सिंचाई का प्रबंध है तो मार्च अप्रैल का महीना इसकी रोपाई के लिए सबसे मुफीद समय होता है, क्योंकि इस फसल को तैयार होने में तकरीबन 6 महीने का समय लगता है। अप्रैल महीने में कंद लगने पर यह तकरीबन सितंबर महीने में तैयार हो जाएगा। इस समय बाजार में इसकी मांग होती है। सिंचाई की अनुपलब्धता की स्थिति में जून जुलाई के महीने में ओल के बीज लगाएं। किसान भाइयों, ओल लगाने के जो अच्छे समय हैं वो आप पे निर्भर करते हैं कि आपके पास सुविधा क्या है। अगर आपके पास सिंचाई है तो अभी हम लोग इसी महीने में मार्च में और अप्रैल में ओल की बुआई कर सकते हैं, और सिंचाई नहीं है तो हम लोग फिर जून और जुलाई में, ये महीना उचित होगा। लेकिन जब सिंचाई जहाँ पे है तो अभी अगर हम लोग करते हैं मार्च और अप्रैल में जो बुआई करते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि खास करके जहाँ हम लोग जामताड़ा, संथालपुरा और बगल में जो हमारा वेस्ट बंगाल है, हम लोग जब ओल उखाड़ते हैं 6 महीने पे, तो उस समय दुर्गा पूजा का समय होता है और यहाँ पे अच्छी कीमत किसानों को मिलती है। तो हम तो सलाह देंगे कि जिन किसान भाइयों के पास हल्की भी सिंचाई व्यवस्था है और सिंचाई कर सकते हैं, वो अभी मार्च और अप्रैल में लगाएं। जो हमारे पकने का जो समय, ओल जो पूरा मैच्योर होने का समय है, सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर सितंबर में, तो हम लोग इसमें अच्छे से अच्छे ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि मालूम है कि दुर्गा पूजा के समय ओल की बहुत ही मार्केट में डिमांड होती है और ओल का कमी होने के चलते उनको अच्छी दाम मिलती है। ओल की वैज्ञानिक खेती करने के लिए खाद एवं उर्वरक का उचित प्रबंधन जरूरी है। लगाते वक्त प्रति गड्ढा 1 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद डालें तथा 5 से 7 ग्राम यूरिया, 13 से 15 ग्राम SSP और 5 से 6 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल प्रति पौधा की दर से करें।
गड्ढा की जब भराई करें तो इसमें प्रति गड्ढा 1 किलो सड़ा हुआ गोबर अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और गोबर के खाद के साथ हम लोग जो यूरिया अगर यूज करते हैं या SSP करते हैं या पोटास करते हैं, तो हम अगर प्रति पौधा के हिसाब से बता दें, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे किसान भाई हैं, अगर ग्राम में ले लें तो यूरिया प्रति में 5 से 7 ग्राम का एक छोटा अमाउंट प्रति गड्ढा, और SSP 13 से 15 ग्राम, और अगर हम लोग म्यूरेट ऑफ पोटास से 5 से 6 ग्राम, ये प्रति गड्ढा मिला करके हम लोग लगाते हैं। इसमें जो बीज का जो हमारा है, उनका जो कंद होना चाहिए, प्रति कंद अगर हम लोग व्यवसाय की दृष्टि से लगाएं तो आधा किलो का कंद हो, और प्रति गड्ढा हम लोग उसको भराई करते हैं। बीज के लगाने के बाद हल्की सिंचाई करें एवं अंकुरण के बाद सिंचाई करें। नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का उपयोग करें। कम पानी में बेहतर उपज के लिए टपक सिंचाई विधि का उपयोग करें। सिंचाई चूंकि हम लोग के पास पानी कम है, तो सिंचाई भी हम लोग ऐसा करें कि कम लगे। जब हमारे पास बरसात होता है, पानी ज्यादा है, बरसात के बाद पानी कम हो जाता है। मल्चिंग से क्या होता है कि एक दिन अगर हम सिंचाई कर देते हैं तो कम से कम हम 1 सप्ताह तक बिना सिंचाई के अगले ये रह सकते हैं। और दूसरा है कि ड्रिप इरिगेशन अगर हम लोग रो टू रो कर दें तो उसमें क्या होगा कि पानी भी कम लगेगा, और नीचे जो है उसमें खरपतवार भी कम होता है, और नीचे जो हमारा कंद जहाँ पे वहाँ भींगा रहने के कारण मिट्टी हल्का रहता है, तो कंद का साइज जो होता है वो भी अच्छा होता है, गोल होता है, और कंद का आकार भी बड़ा होता है। आमतौर पर सारी तैयारियों के बाद भी फसल अच्छी इसलिए नहीं होती क्योंकि कंद में संक्रमण हो जाता है। अतः रोगों के संक्रमण से ओल की फसल को बचाने के लिए बीजोपचार अवश्य करें। ओल की खेती में सबसे बढ़िया विशेष ध्यान रखें कि ओल जब हम लोग ओल का कंद लाते हैं कहीं से, तो उसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। इसको ठीक करने के लिए लगाने के पहले हम लोग बीज उपचार करें, और बीज उपचार जब करेंगे तो इसमें सारी बीमारियों से हमें थोड़ी सा छुट्टी मिल जाएगी। खासकर बीज उपचार हम लोग साफ नामक एक दवा है, उससे 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर पे 1 लीटर में 2 ग्राम डाल के उसका घोल बना लें, और उस घोल को अगर हम लोग सड़ा हुआ गोबर उसमें डाल के बना लेते हैं, और उसमें हम लोग कंद को डाल के छोड़ दें 3 से 4 घंटे, और उस उपरांत निकाल करके फिर ओल को हम लोग सुखा कर अगर लगाते हैं तो बीमारी से बचते हैं। और खास करके जहाँ पानी की कमी है वहाँ ड्रिप इरिगेशन करते हैं। खरपतवार लेबर की समस्या से कम होता है, उपज ज़्यादा होगा, और सब खास करके आज के दिनों में जो डीजल हमको या बिजली, इन दोनों से निजात पा सकते हैं। और उपज ज़्यादा पाने के लिए आपको चाहिए कि इन्हीं मल्चिंग या ड्रिप इरिगेशन का हम लोग सहारा लें। गहरी जुताई, सिंचाई एवं उर्वरक का सही प्रबंधन और प्रभेद के चुनाव में सावधानी रखकर वैज्ञानिक ढंग से ओल की खेती करने पर किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, मगर हाँ, जाते जाते आप हमारा पता जो है वो ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता जल्दी जल्दी लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। केंद्र संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उससे आप जरूर लाभ उठाए होंगे। तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि अगले अंक में ऐसी ही विशेष जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।